सो एटॉमिक स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसको हम 3 मॉडल से समझेंगे। पहला मॉडल होगा हमारा रुदरफोर्ड मॉडल। Then second one is Bohr's model. And third one is wave mechanical model. Rutherford model, Bohr model and wave mechanical model. So डाल्टन एटॉमिक थ्योरी सबसे पहली थ्योरी थी, बट इसमें आप एटम को, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, इसमें हम एटम को स्मॉलेस्ट पार्टिकल मान के चलते थे। एटम्स की बात यहां से शुरू होती है। देन जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स की डिस्कवरी शुरू हुई, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को डिस्क्रेडिट कर दिया गया या फिर अगली थ्योरी पे हम आ गए। सो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन लेड टू न्यू थ्योरीज। ये पुरानी थ्योरी हो गई, और क्योंकि आप एटम को इंडिविजिबल मान के चलते थे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में, तो इससे काम चलना बंद हो गया। तो हम पहले बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की, और फिर हम एटॉमिक मॉडल्स समझेंगे, रुदरफोर्ड, बोर और वेव मैकेनिकल मॉडल। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, या कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट लिखता हूं मैं। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, तो बेसिकली एक्सपेरिमेंट ये था कि हम 2 मेटल के इलेक्ट्रोड्स लेते हैं और इनको एक ग्लास के ट्यूब में इस तरीके से डाल देते हैं। इसको कनेक्ट करते हैं, इस ट्यूब को कनेक्ट करते हैं बाहर वैक्यूम पंप से, ताकि हम यहां से एयर को बाहर निकाल सकें और प्रेशर को अपने हिसाब से मेंटेन कर सकें। एक इलेक्ट्रोड को आप कनेक्ट करोगे नेगेटिव एंड से और दूसरे इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव एंड से। सो जो नेगेटिव एंड से कनेक्टेड है इलेक्ट्रोड, उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जो पॉजिटिव एंड से कनेक्टेड है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये जो आप कनेक्ट कर रहे हो जो सोर्स से, इसका वोल्टेज आप वेरी कर सकते हो। तो एक हाई वोल्टेज सोर्स कहेंगे इसे, जिसमें आप वोल्टेज को वेरी कर सकते हो। और यहां पे जो गैस है उसके लिए प्रेशर यहां पे मेंटेन किया गया। जब आप प्रेशर रखते हो 10⁻³ मिलीमीटर ऑफ मरकरी, और यहाँ पे हाई वोल्टेज सोर्स पे 10,000 वोल्ट जब आप लगाते हो, तब आपको ये देखने को मिलता है कि एक इनविजिबल रे फ्लो हो रही है। एक इनविजिबल रे मूव कर रही थी यहाँ पे, जो कि कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी। अब कौन कैथोड है और कौन एनोड है? नेगेटिव एंड से जो कनेक्टेड है इसको नाम दिया हमने कैथोड। जो पॉजिटिव एंड से कनेक्टेड है बैटरी के या सोर्स के, उसको नाम दिया एनोड। तो ये देखने को मिला कि 10,000 वोल्ट और प्रेशर जब 10⁻³ mm ऑफ Hg था, तो इसके अंदर कुछ गैस पार्टिकल्स थे, लेकिन बहुत कम गैस पार्टिकल्स थे। नॉर्मल हम जानते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, जैसे बाहर हम जहां पे हैं वहां पे लगभग प्रेशर होता है 1 atm, और 1 atm होता है 760 mm ऑफ मरकरी। तो उससे आपने कितना कर दिया, देखिए 10⁻³ mm ऑफ Hg, तो बहुत कम प्रेशर हुआ, यानी गैस के पार्टिकल्स काफी कम हो चुके हैं। अब एक इनविजिबल रे आपको फ्लो होती हुई समझ में आती है कैथोड से एनोड। कैसे पता चला कि एक इनविजिबल रे फ्लो हो रही है? तो एनोड के पीछे यहां पे जो ग्लास था, इस ग्लास के ऊपर में एक ग्रीनिश येलो
ग्लो डेवलप हुआ। तो ग्रीनिश येलो जब ये ग्लास का सरफेस हुआ तो समझ में आया कि जरूर कुछ इसके ऊपर स्ट्राइक कर रहा होगा, और स्ट्राइक कैसे कर रहा होगा, तो जरूर कुछ कैथोड से एनोड की तरफ आ रहा होगा। बाद में यहां ग्लास के पीछे जब आप जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा देते हो, एक जिंक सल्फाइड एक ऐसा स्क्रीन की तरह काम करेगा जिसपे जब भी कोई चार्ज पार्टिकल हिट होगा तो उसमें एक ग्लो पैदा होता है, सिंटिलेशन बोलते हैं इसको। तो वो सिंटिलेशन प्रोड्यूस होगा, तो जैसे ही उसके ऊपर पार्टिकल हिट होंगे वो ग्लो होने लगेगा। तो जब आप यहाँ पे जिंक सल्फाइड लगाए तो आपको दिखा कि जैसे कुछ पार्टिकल्स हिट कर रहे थे, इस तरीके का ग्लो डेवलप हो रहा था। फिर आप अलग अलग चीजें करते हो यहाँ पे चेक करने के लिए कि इसकी जो फ्लो होने वाले पार्टिकल्स हैं या जो जो भी फ्लो हो रहा है उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज थी, मास था कि नहीं, चार्ज था कि नहीं, क्या क्या था, उस सब के लिए आप अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते हो। खैर, जो फ्लो हो रहे थे इनविजिबल रेस, इनको नाम दे दिया हमने, इनका नाम है कैथोड रेज। जो आगे चल के पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जब आप कर रहे थे जब ये एक्सपेरिमेंट चल रहा था तब ये नहीं पता था, लेकिन आज हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे होते हैं कैथोड से एनोड की तरफ, जो कैथोड से स्टार्ट होते हैं और एनोड की तरफ जा रहे होते हैं। तो बहुत सारे लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कैथ ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है इसको बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। तो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट बहुत लोग कर रहे थे 1850 के आसपास। तो बट डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसका क्रेडिट दिया जाता है जे जे थॉमसन को। सुन रखा होगा हमने ये, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जे जे थॉमसन को दिया जाता है। हालांकि 1859 में जूलियस प्लकर ने ये बताया कि ग्रीनिश येलो गैस हो रही है। फिर अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके आपने चेक किया कि ये फ्लो होने वाला पार्टिकल क्या है, तो पता चला आपको इलेक्ट्रॉन से, जिसके लिए जे जे थॉमसन को क्रेडिट दिया जाएगा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का। अब हम अगर बात करें कैथोड रेज के प्रॉपर्टीज की, पहली चीज तो ये समझ लो कि कैथोड रेज जो है वो कहां से कहां जा रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, कैथोड से एनोड की तरफ फ्लो हो रहे हैं। बहुत ही हाई वेलोसिटी से जा रहे थे ये। तो आप इसके रास्ते में अगर कुछ भी रख दोगे तो उसका आपको शैडो दिखने लगेगा पीछे की तरफ, यानी कि लाइट जैसी प्रॉपर्टीज थी। अब इसके रास्ते में अगर आप एक पैडल व्हील रख दोगे तो पैडल व्हील घूमने लगता है, इसका मतलब इसमें मास था। फिर आप देखते हो जब इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव एंड यानी इलेक्ट्रोड्स लगाओगे तो आप देखोगे कि ये पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहा है। इससे पता चलता है कि इसके ऊपर चार्ज था। और कौन सा चार्ज था, तो भाई पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहा है, जरूर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जिनको हम नोट कर लेंगे अगर डायग्राम आपने बना लिया है तो। कैथोड रेस के बारे में बात कर रहा हूं मैं। ये ट्रैवल होती है स्ट्रेट लाइन में, ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। कैसे पता चला, तो जब आप इस एक्सपेरिमेंट में कैथोड और एनोड आप यहां लगा दो और इसके रास्ते में अगर आप कुछ रख दो तो जो भी आप चीज रखोगे उसका आपको शैडो दिखाई देगा। शैडो दिखाई देगा इसका मतलब स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा था। देन प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट। एंड इसका मतलब है रोटेट पैडल व्हील प्लेस्ड बिटवीन द पाथ। तो अगर आप इसके रास्ते में एक पैडल व्हील लगा दो इस तरीके से, तो ये पैडल व्हील पे जैसे स्ट्राइक होगा आपका कैथोड रे, तो ये घूमने लगता है। घूमने लगता है तो जरूर इसने एनर्जी ट्रांसफर किया, कोलिजन हुआ होगा, और इसका मतलब मैकेनिकल इफेक्ट है, इसके पास हैज काइनेटिक एनर्जी। तो जरूर इसके पास कुछ ना कुछ मास होना चाहिए। देन थर्ड पॉइंट, आर कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज। कैसे पता चला ये, तो दे मूव टूवर्ड्स
या मूव और डिफ्लेक्टेड लिख सकते हैं, डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट। तो अगर आप इस तरीके से देखिए, ये आपका सेटअप था, इसमें आपने इधर से और इधर से इलेक्ट्रोड लगा दिया, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो आपको दिखाई देगा कि कैथोड रे है ना, वो पॉजिटिव की तरफ मूव कर जाते हैं। पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहे हैं कि जरूर इसका नेगेटिव चार्ज होगा। ऑल्सो डिफ्लेक्ट इन मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर आप लगा दें, यानी मैग्नेट लगा दें नॉर्थ साउथ, या, या आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें, तो वो डिफ्लेक्ट होता है। डिफ्लेक्ट इस तरीके से होता है सच दैट इससे पता चल जाए कि हम ये नेगेटिवली चार्ज है। ओके, नेगेटिवली चार्ज है, और इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने इलेक्ट्रोड कौन सा लिया है या आपने गैस कौन सा लिया है। कोई भी गैस लो, कोई भी इलेक्ट्रोड लो, उससे प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं आ रहा था कैथोड रे के। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे दैट ऑन चेंजिंग gas and electrode, the properties of cathode ray remain same. Then fifth point, ये एक important point है, the ratio of charge to mass for cathode ray is, तो चार्ज अपॉन मास को, चार्ज को मैं ई से दिखा रहा हूं, मास को एम से बता रहा हूं, तो ई अपॉन एम आता है 1.76 इंटू 10⁻11। चार्ज को कूलम में बताओगे, मास को किलोग्राम में बताओगे। तो रेशियो ऑफ चार्ज अपॉन मास कैथोड रे के लिए 1.76 इंटू 10⁻11 आ रहा था। अब इससे फर्क नहीं पड़ता था आप कौन सा गैस लेते हो, हर गैस के लिए आपने देखा कि ई अपॉन एम सेम आ रहा है। इसका मतलब ये समझ में आता है कि कैथोड से एनोड की तरफ जो भी पार्टिकल्स फ्लो हो रही थी वो सेम हो जाती है। वो सेम पार्टिकल है जो फ्लो हो रही है, चाहे आप कोई भी कैथोड एनोड लो या कोई भी गैस लो। तो जो फ्लो होने वाली पार्टिकल्स या जो फ्लो हो रहा था उसको बाद में नाम दे दिया गया इलेक्ट्रॉन। अच्छा, एंड यहां पे लिखा हमने ई अपॉन एम एंड रिमेन सेम फॉर ऑल गैसेस। सब गैसेस के लिए सेम आ रहा था, आप गैसेस चेंज कर करके भी देख सकते थे। अब हुआ ये कि मोलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट होता है, इससे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया। मोलिकन की स्पेलिंग गलत आ रही है, बट चार्ज कितना हल्ला हो रहा है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मोलिकन ने अपने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से निकाल लिया। ये एक्सपेरिमेंट हम लोग के कोर्स में नहीं है, बट चार्ज जो था, समझ लो फिर भी इसको, तो किसी तरीके से उन्होंने चार्ज निकाल लिया, और चार्ज जो आया वो आया -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम। -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम। तो कैथोड रे का ई अपॉन एम चार्ज अपॉन मास पहले से निकाल लिया गया था, और मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी निकाल लिया हमने। इन दोनों को यूज करके हम पता कर सकते थे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि आ जाता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम, ये आ जाता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन।
आप चाहो तो एक पॉइंट यहाँ और नोट कर सकते थे, दैट कैथोड रेज आर इनविजिबल। नेक्स्ट इज डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन होती है एनोड रेज से, और इसको कैनाल रेज भी कहते हैं। तो गोल्डस्टीन ने 1886 के आसपास रिपीटेड द एक्सपेरिमेंट with perforated cathode and found type of rays known as एनोड रेज। तो कैथोड रेज जो थी वो कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी, जबकि एनोड रेज जो थे वो जा रहे थे एनोड से कैथोड की तरफ। सो आप ऐसे समझे कि आपका जो कैथोड था इस बार उसमें हम लोगों ने छोटे छोटे छेद कर रखे, तो इसको बोलेंगे परफोरेटेड कैथोड। और जो एनोड था वो वैसे का वैसा लिया हमने। देन अगेन इसको कनेक्ट कर दिया हमने अपने हाई वोल्टेज के सोर्स से। नेगेटिव एंड को नेगेटिव एंड को जिससे कनेक्ट किया वो था कैथोड, पॉजिटिव एंड को जिससे कनेक्ट किया वो था एनोड। तो अब ऐसा देखने को मिलेगा कि कैथोड रेज तो थी ही जो एनोड से कैथोड की तरफ, कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी इस तरीके से। लेकिन इसके अलावा अब आपको देखने को मिलेगा कि एनोड से कैथोड की तरफ भी रेज जा रही थी, और जो कैथोड है उसके पीछे आपको एक रेड कलर का ग्लो देखने को मिलेगा, और अपना जो एनोड के पीछे था वो ग्रीनिश येलो ग्लो वो तो था ही जो कैथोड रे की वजह से। ये हो जाएगा हमारा कैथोड, और इधर ये हो जाएगा एनोड। सो ये परफोरेटेड कैथोड से पास होता हुआ एक रे फ्लो हो रहा है, एक रे मूव कर रहा है, जिसको नाम दिया है हमने, इसका नाम लिख लीजिए, दीज आर एनोड रेज। और क्योंकि ये कैनाल की तरह निकल रहे हैं तो इसको कैनाल रेज भी कहते हैं। और कैथोड से एनोड की तरफ जो फ्लो हो रही थी वो तो हमारे हैं ही, इनका नाम था कैथोड रेज। कैथोड रेज आर बेसिकली नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, और एनोड रेज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, जो कि हमें एनोड रेज दे रही है, पॉजिटिव आयंस भी कह सकते हैं। हाई वोल्टेज का सोर्स हो गया। नोट करो।
इसके बाद प्रॉपर्टीज देख लेते हैं एनोड रेज की। काफी प्रॉपर्टी सेम है, बट एक प्रॉपर्टी खास तौर पे अलग है। देखो, एनोड रेज भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेंगी, शैडो बनाएंगी। पेडल भी लगाओगे तो उनको भी रोटेट करेगी, मतलब इसमें भी मास है। चार्ज वाइज अगर आप देखेंगे तो ये पॉजिटिवली चार्ज होंगी और नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। नोट कर लीजिए, पहले इनको डायग्राम नोट करो। प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज। फर्स्ट पॉइंट, एनोड रेज travel in straight line. Then second point, rotate small paddle wheel, मतलब हैज मास, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है तो शैडो बनाएगा। थर्ड पॉइंट, आर डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स negative charged plate, indicating that they are positively charged। तो इनमें अगर आप ऐसे देख लें कि आप एक्सपेरिमेंट करा रहे थे और ये आपका एनोड था और ये आपका कैथोड था। एनोड से कैथोड की तरफ जाते हुए रेस थे और आपने इसमें इधर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज लगा दिया। तो अब आपको दिखेगा कि ये नेगेटिव की तरफ थोड़ा सा टिल्ट हो जाएंगे, डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो इससे पता चला कि इनके ऊपर जरूर पॉजिटिवली चार्ज था। काम की बात यह है, इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि जब आप गैसेस बदलते जाओगे तो इनमें जो चार्ज अपॉन मास है वो चेंज होता जाएगा, यानी कि प्रॉपर्टीज जो होंगी एनोड रेज की वो गैस पे डिपेंड करती है। सो द प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रे डिपेंड ऑन गैस, जबकि कैथोड रेज गैस पे डिपेंड नहीं करती थी और एनोड रेज डिपेंड करती है। तो E अपॉन M will be different for different gases. E upon M is maximum for hydrogen. Thus, positive particle obtained from hydrogen is proton. So E अपॉन M अलग अलग गैस के लिए अलग अलग आ रही थी, बट प्रोटॉन के लिए, बिकॉज प्रोटॉन जो कि आज के टाइम पे हम जानते हैं, हाइड्रोजन को अगर आप देखोगे तो हाइड्रोजन में सेंटर में एक न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन है। अगर आप किसी तरीके से इस इलेक्ट्रॉन को निकाल दो जो कि एनोड रे में हो रहा था, तो आपके पास बच जाएगा एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना प्रोटॉन, ये है हमारा एनोड रे यहाँ पे, और जो इलेक्ट्रॉन है वो है कैथोड रे।
अगर आप गैस बदल दो और आप हीलियम ले लो, तो हीलियम गैस के लिए अब यहां सेंटर पे 2 प्रोटॉन हो जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। इसमें कैथोड रे तो अभी भी वो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, बट एनोड रे में 2 प्रोटॉन और उसके चारों तरफ रिवॉल्व करता हुआ 1 इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई देगा। सो ये पॉजिटिव आयन जो कि हीलियम प्लस था, वो अब एनोड रे होगा और इलेक्ट्रॉन हमारा कैथोड रे होगा। तो इलेक्ट्रॉन तो हर केस में कैथोड रे है, बट अगर आप न्यूक्लियस चेंज कर देंगे तो आपका एनोड रे चेंज होता जाएगा। चार्ज सब पे +1 आप मान सकते हैं। तो अगर हम E/m कंपेयर करें फॉर हाइड्रोजन, हीलियम एंड ऑक्सीजन, E/m अगर हम कंपेयर करें हाइड्रोजन के लिए, हीलियम के लिए एंड ऑक्सीजन के लिए, तो आपको दिखाई देगा कि चार्ज जो है वो तो हर केस में, यहां तीनों केस में चार्ज आप +1 ले सकते हैं, बट मास जो है हाइड्रोजन का यहाँ पे mh है। हीलियम में क्या होगा, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, मास ऑफ हीलियम, एंड यहाँ आ जाएगा मास ऑफ ऑक्सीजन। अब हम ये जानते थे कि मास ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन मास ऑफ हीलियम विच इज ग्रेटर देन मास ऑफ हाइड्रोजन। तो E/m में डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, ओवरऑल क्वांटिटी घटती जाएगी। तो E/m में आप लिख सकते हो हाइड्रोजन, हीलियम एंड ऑक्सीजन में हाइड्रोजन का सबसे ज्यादा है, हीलियम का उससे कम और ऑक्सीजन का उससे भी कम। तो ये पॉजिटिवली जो पॉजिटिव पार्टिकल था एनोड रे में, वो बेसिकली एक आयन था, पॉजिटिव आयन, जो कि हाइड्रोजन के लिए प्रोटॉन हो गया। हाइड्रोजन के लिए ही प्रोटॉन है, बाकियों के लिए ये न्यूक्लियस हो जाएगा, जिसमें एक से ज्यादा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी दिखाई देंगे। तो हाइड्रोजन के लिए आप देखते हैं कि यहाँ पे आपको एनोड रेज में प्रोटॉन दिख जाता है। तो उससे आपने E/m निकाला और उससे फिर आप चार्ज जो देखते हैं वो आ जाएगा, यहां नोट कर लीजिए, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, चार्ज that comes out to be opposite of that of electron, that is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, and the mass is 1.67 into 10 to the power minus 27 किलोग्राम। ऐसे भी लिख सकते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, लिख लीजिएगा, मास ऑफ प्रोटॉन इज 1837 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का अगर आप रेशियो देखोगे तो प्रोटॉन 1837 या 1836 टाइम्स, 36 या 1837, कैलकुलेशन में आपको जो सूट करे, तो लगभग 1837 टाइम्स ज्यादा भारी है प्रोटॉन एज कंपेयर टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से हमें समझ में आता है। तो 2-3 चीजें ध्यान रखनी है कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल था प्रोटॉन, और चार्ज था 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, मास था 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 किलोग्राम। प्रोटॉन 1837 टाइम्स ज्यादा हैवी है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। देन आते हैं हम डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन पे। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी होती है काफी लेट में, यहां तक नोट कर लीजिए। डिस्कवरी ऑफ
न्यूट्रॉन। सो 1932 में होता है इसका डिस्कवरी, और चैडविक को क्रेडिट दिया जाता है न्यूट्रॉन की डिस्कवरी का। तो उन्होंने किया ये था कि बेरिलियम को हिट कराया उन्होंने अल्फा पार्टिकल से। अल्फा पार्टिकल्स के बारे में भी बात करेंगे। तो हीलियम था विच इज द अल्फा पार्टिकल, इसको इसको बेरिलियम के ऊपर बॉम्बार्ड कराया इन्होंने, जिसके ऊपर चार्ज आप ले सकते हैं हीलियम+2। तो हीलियम न्यूक्लियस था बेसिकली। तो आपको मिला कार्बन, और साथ में आपको एक पार्टिकल मिला जिसपे कोई चार्ज नहीं था और जिसका मास लगभग बराबर था एज दैट ऑफ प्रोटॉन। तो इसको नाम दे दिया इन्होंने न्यूट्रॉन। तो आप ऐसे समझे, बेरिलियम की एक पतली सी शीट है और आप एक सोर्स ले रहे हो अल्फा पार्टिकल्स का। आप एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ले रहे हो, मान लो आपने रेडियम ले रखा है, तो यहां से अल्फा पार्टिकल निकलेंगे और जाके हिट करेंगे बेरिलियम को। तो बेरिलियम के साथ जब अल्फा पार्टिकल हिट करेंगे, व्हाट इज अल्फा पार्टिकल? तो अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम जिसमें से आप 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो बन जाता है अल्फा पार्टिकल। तो हाई वेलोसिटी से अल्फा पार्टिकल जाके बेरिलियम से हिट हुआ, और हिट होने पे आपको एक पार्टिकल मिला न्यूट्रॉन और साथ में कार्बन। तो न्यूक्लियर रिएक्शन होने से आपको यहाँ पे न्यूट्रॉन मिला, जिसका मास आपने देखा कि ये आ जाता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ऑलमोस्ट 1.64 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। और जो प्रोटॉन था, मास ऑफ प्रोटॉन, वो आता है 1.62 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा ज़्यादा भारी होता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन के कंपैरिजन में। और चार्ज अगर आप देखेंगे न्यूट्रॉन पे, सो दैट इज 0, न्यूट्रल पार्टिकल। न्यूट्रल पार्टिकल होगा न्यूट्रॉन। जेम्स चैडविक 1932 में उन्होंने किया था। प्रोटॉन की डिस्कवरी का क्रेडिट रुदरफोर्ड को भी देते हैं कई बार, बट गोल्डस्टीन आपको बुक्स में देखने को मिलेगा। तो आप ऐसे समझो, अल्फा पार्टिकल अगर अभी भी डाउट है तो, अल्फा पार्टिकल हीलियम जो होता है इसके अंदर में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होंगे न्यूक्लियस में, और इसके चारों तरफ 2 इलेक्ट्रॉन होंगे चार्ज बैलेंस करने के लिए। अगर आप इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो आपके पास बच जाएगा 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन सिर्फ। ये है हीलियम न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन हटाने के बाद सिर्फ न्यूक्लियस बचा। इसको आप कह रहे थे अल्फा पार्टिकल। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो होते हैं, रेडियो एक्टिव, वो जनरली अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा पार्टिकल एमिट करते रहते हैं। तो इस तरीके का एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ले लिया गया जो अल्फा पार्टिकल एमिट कर सके, जो कि हीलियम न्यूक्लियस है बेसिकली। तो ये हुआ डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। फंडामेंटल पार्टिकल्स या सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी कहते हैं इन्हें हम, सब एटॉमिक, एटम के अंदर जो होगा, और फंडामेंटल पार्टिकल्स भी कहते हैं। अब एटॉमिक मॉडल्स की बात करें, कौन कौन से एटॉमिक थ्योरी आपके पास आती है, तो सबसे पहली थ्योरी है हमारे पास में थॉमसन एटॉमिक मॉडल। थॉमसन एटॉमिक मॉडल, जिसे आप प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जानते हैं, वाटरमेलन मॉडल के भी नाम से जानते हैं, कई सारे नाम हैं इसके, बट बेसिकली थ्योरी ये है कि उन्होंने ये कहा कि पूरा का पूरा जो एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज से बना हुआ है पूरा का पूरा एटम। हर जगह पॉजिटिव चार्ज है, एक स्फीयर है पॉजिटिव चार्ज का, और बीच बीच में इसमें नेगेटिव चार्ज कहीं कहीं पे प्रेजेंट है, नेगेटिव चार्ज एम्बेडेड है बोलते हैं इसको। तो क्योंकि जे जे थॉमसन ने जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी, तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद अपना ये मॉडल दिया।
उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी तो हो चुकी है, तो इलेक्ट्रॉन इसमें बीच बीच में प्रेजेंट होंगे और पूरा का पूरा जो एटम है वो पॉजिटिव चार्ज से बना होगा, सॉलिड स्फीयर जैसा इमेजिन करें, पूरा का पूरा सॉलिड स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा। ये था थॉमसन मॉडल। थोड़ा सा चाहो तो लिख सकते हो। एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल and contains positive charge and negative charge electrons are embedded in it. So basically Thomson assumed atom to be a uniform sphere of positive charge with electrons embedded in it. जैसे कि हमारा वाटरमेलन होता है, वाटरमेलन में बीच बीच में बीज प्रेजेंट होते हैं, और बाकी जो लाल वाला हिस्सा है वो पूरा का पूरा हमारा एटम अगर आप एज्यूम करो तो बीच बीच में जो बीज है उनको आप इलेक्ट्रॉन्स की तरह एज्यूम कर सकते हो। दिस वाज द थॉमसन मॉडल, और प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। देन सेकेंड एटॉमिक मॉडल और एटॉमिक थ्योरी is Rutherford atomic मॉडल। तो रुथरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको हम रुथरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। रुथरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, तो उन्होंने किया ये कि एक उन्होंने लिया सोर्स अल्फा पार्टिकल एमिट कर सके जो, देन एक उन्होंने लगाई स्लिट जिससे पास हो सके बाकी इधर उधर डाइवेट होने वाले पार्टिकल्स अटक जाएं। एक गोल्ड की उन्होंने एक पतली सी शीट ली और फिर उसको चारों तरफ से सराउंड कर दिया जिंक सल्फाइड की स्क्रीन से। जिंक सल्फाइड एक ऐसा मटेरियल है जिसपे जैसे ही चार्ज पार्टिकल हिट होंगे इसके ऊपर ग्लो प्रोड्यूस होगा, तो फ्लोरोसेंट मटेरियल। अब इस एक्सपेरिमेंट में हुआ ये कि जैसे ही अल्फा पार्टिकल आके हिट होंगे तो ज्यादातर पार्टिकल्स तो ऐसे के ऐसे निकल जाएंगे। तो यहां तक मैं बताता हूं इससे, तो ज्यादातर जो पार्टिकल्स थे वो सीधे चले जाएंगे बिना अनडेविएट हुए। कैसे पता चला अनडेविएट हुए? तो यहाँ पे जो चमक प्रोड्यूस होगी जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे, बहुत ही थोड़े से थे जो एक छोटे से एंगल से डेविएट होते हैं इधर और इधर की तरफ, और उनमें से भी एक बहुत ही स्मॉल फ्रैक्शन है जो कि 90 डिग्री से ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करते हैं। इस तरीके से एक दो पार्टिकल, 20,000 में एक पार्टिकल जो होता है वो डेविएट होता है इधर पीछे की तरफ। तो मैं जो थीटा एंगल ले रहा हूं वो ले रहा हूं कि अगर ये इधर से जा रहा होता तो ये थीटा एंगल इधर होता, ये थीटा एंगल यहां से देखने को मिल रहा है। तो इसके बेसिस पे उन्होंने ऑब्जर्व क्या क्या किया और उसके बाद उन्होंने अपना जो मॉडल था न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल उसको उन्होंने बनाया। तो पहले हम ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं क्या क्या ऑब्जर्व करते हैं हम यहाँ पे। पहला, ओके, यहाँ पे
पहले हम सही से लिख लें, ये है गोल्ड फॉयल और ये पास होने वाला है अल्फा पार्टिकल। जिंक सल्फाइड की स्क्रीन के बारे में तो बात हो गई। और ये है हमारा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, या सोर्स लिख सकते हैं, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये बीच में आपने लगाया है, इसको बोलते हैं स्लिट। ये हमारा पूरा सेटअप है जिस पे एक्सपेरिमेंट करा रहे थे। तो पहला ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा हमें, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल passes straight, undeflected through gold foil। गोल्ड फॉयल से अनडेविएटेड ये पास हो जाएंगे अल्फा पार्टिकल्स हमारे। अब देखो समझो ना इसको, जो आप गोल्ड का फॉयल था, अगर आप थॉमसन मॉडल के हिसाब से जाते तो इसके अंदर में सॉलिड स्फीयर्स होने चाहिए थे, पूरे के पूरे सॉलिड एटम्स होने चाहिए थे पॉजिटिव जिसके ऊपर होता। तो जब अल्फा पार्टिकल जाएगा तो टकरा के वापस आ जाना चाहिए था, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स टकरा के वापस आ जाने चाहिए थे, जबकि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स तो पास हो गए। इसका मतलब बहुत सारा इसके अंदर में खाली जगह है। और जो आप एज्यूम करके चल रहे थे कि एटम जो है वो पूरा का पूरा मास उसमें फैला हुआ है हर जगह, वो गलत हो गया। अगर ऐसा होता तो ज्यादातर पार्टिकल्स तो सीधे के सीधे टकरा के वापस आ जाने चाहिए थे, ऐसा नहीं हुआ। सेकेंड पॉइंट, ये लगभग 99% लिख लेना, 99% अनडेविएटेड थे। A very few deflected through small angles and large एंगल से डेविएट होने वाले और कम थे। ऑल्सो अ वेरी स्मॉल परसेंटेज, जिस कितना 1 in 20,000 were deflected through angle nearly 180 डिग्री। तो लगभग टकरा के जो वापस आ जाए, बिल्कुल इस तरीके से वापस आ जाए, ये एंगल वाले बहुत ही स्मॉल थे, 20,000 में से लगभग एक। नियरली 180 डिग्री वाले बहुत ही कम थे। तो ज्यादातर पार्टिकल्स अनडेविएटेड है। एक बहुत छोटा सा फ्रैक्शन है जो कि लगभग 180 डिग्री के, बहुत ही छोटा फ्रैक्शन है जो स्मॉल एंगल से डेविएट हो रहा है। और उसमें से भी बहुत ही स्मॉल है, बहुत ही कम, 20,000 में से एक, जो लगभग 180 डिग्री के आसपास, मतलब टकरा के बिल्कुल सीधे सीधे वापस आ जाए। ऐसे पार्टिकल्स 20,000 बार आप ये कराओगे तो एक पार्टिकल आपको ऐसा मिलेगा। और इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे उन्होंने अपना थ्योरी प्रपोज किया। लिखेंगे हम रुथरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल। नोट कर लिया हमने यहां तक। ये रुथरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के अंदर ही लिख रहे हैं, रुथरफोर्ड न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ एटम। पहला, द एटम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज्ड nucleus which is situated at the center, which carries almost entire mass of atom. Second, most of the space in atom is empty, ज्यादातर जगह खाली है इसके अंदर में, and electrons are revolving around nucleus in
different concentric circles. concentric circles में मूव कर रहे हैं. Then number of electron should be equal to number of proton होना चाहिए, because atom is neutral. ये अब तक लोगों को समझ में आ चुका था. Then fifth point, most of the space is empty वाला ही हम लिख सकते हैं, that the volume of nucleus is negligible as compared to volume of atom. तो आप ऐसे समझें कि अगर आपका एटम 10 to the power minus 10 मीटर के ऑर्डर का है, तो न्यूक्लियस 10 to the power minus 15 मीटर के ऑर्डर का होगा. तो लगभग 10 to the power 5 टाइम्स न्यूक्लियस से एटम हमारा बड़ा होता है. इसको इमेजिन ऐसे कर सकते हो आप कि अगर आप एक ग्राउंड में एक क्रिकेट बॉल को इमेजिन करो, तो अगर एक हमारा क्रिकेट बॉल है और उसको मैं इमेजिन करता हूं न्यूक्लियस के जैसा, तो अगर उससे मैं 5 किलोमीटर का रेडियस लूंगा और उतना बड़ा मैं ग्राउंड बनाऊं, तो वो पूरा का पूरा जो वॉल्यूम होगा 5 किलोमीटर के रेडियस वाला, वो मेरा एटम हो जाएगा. इसका मतलब ज्यादातर जगह जो थी वो खाली थी. तो इलेक्ट्रॉन जो थे वो रिवॉल्व कर रहे थे, लेकिन बहुत सारा इसमें एम्प्टी स्पेस था. ठीक है, एक क्रिकेट बॉल अगर आप इमेजिन कर रहे हो, तो उससे 5 किलोमीटर का रेडियस लेके आप अगर एक ग्राउंड बनाते हो 5 किलोमीटर वाला, तो वो होगा हमारा एटम, और जो क्रिकेट का बॉल है वो हमारा न्यूक्लियस. तो कितना छोटा न्यूक्लियस था, यहां से हमें लगभग एक आइडिया लगता है. तो 10 टू द पावर 5 टाइम्स बड़ा होता है जनरली, वॉल्यूम वाइज अगर हम बात करें या रेडियस वाइज बात करें. अगर ये रेडियस वाइज मैं बता रहा हूँ कि 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर है, तो न्यूक्लियस 10 टू द पावर माइनस 15 है. अगर आप स्फीयर मान के चल रहे हो यहाँ पे, तो स्फीयर के लिए आपको यूज करना होगा 4/3 पाई आर क्यूब. तो अगर मैं वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस देखूं, तो ये लगभग आ जाएगा 4/3 इंटू पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 का क्यूब के ऑर्डर का. एंड वॉल्यूम ऑफ एटम अगर हम देखें, तो ये होगा 4/3 पाई देन 10 टू द पावर माइनस 10 क्यूब, इस ऑर्डर का होगा. जैसे कई बार आपसे पूछेगा व्हाट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस टू द वॉल्यूम ऑफ एटम, तो आप इन दोनों को डिवाइड करके आंसर यहां से निकाल सकते थे. तो इस मॉडल को, जो कि हमारा न्यूक्लियर मॉडल था, इसको सोलर मॉडल भी कहते हैं. सोलर मॉडल या सोलर सिस्टम मॉडल और न्यूक्लियर मॉडल भी कहते हैं. तो ये कहता ये है कि न्यूक्लियस यहाँ पे जो पॉजिटिवली चार्ज है, उसके चारों तरफ कंसेंट्रिक सर्कल में, मतलब रेडियस अलग अलग होगा लेकिन इनका सेंटर सबका सेम होगा, कंसेंट्रिक सर्कल्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होंगे, इसके चारों तरफ चक्कर काट रहे होंगे. वैसे ही जैसे सन के चारों तरफ प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, उसी तरीके से न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होंगे. इस वजह से इसको सोलर सिस्टम मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि सोलर सिस्टम जैसा ही इसको समझा जा सकता है. ओके, तो ये था हमारा रुथरफोर्ड मॉडल. अब इसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स थे, कुछ दिक्कतें थी. समझ में तो आता है इसको बहुत अच्छे से हम लोगों को कि सेंटर में एक न्यूक्लियस इमेजिन करना है बहुत छोटा सा, उसके चारों तरफ हम लोगों को इलेक्ट्रॉन सर्कल में घूम रहे होंगे, ये इमेजिन करना है. तो इस तरीके से अलग अलग सर्कल्स में इलेक्ट्रॉन, अलग अलग रेडियस के सर्कल्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होंगे, इस तरीके से इमेजिन कर सकते हैं. लेकिन इसके साथ कुछ ड्रॉबैक्स थे. ड्रॉबैक नंबर 1 नोट कर लिया हमने यहां तक. Drawback of Rutherford model. So this theory, yeah, this cannot explain the stability
of atom according to classical theory of electromagnetism proposed by मैक्सवेल। सो मैक्सवेल की थ्योरी ये थी और कैसे इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। तो मैक्सवेल की थ्योरी ये थी दैट एवरी accelerated charged particle emits energy in the form of electromagnetic waves and loses its total energy। अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो रहा है तो इसको एनर्जी एमिट करना पड़ेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो हम लोग लाइट देखते हैं अपने चारों तरफ, इट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ओके, देन एक्स रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, गामा रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इंफ्रारेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मतलब जो भी हमारे स्पेक्ट्रम होता है लाइट का, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाते हैं। दे आर ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एमिट होना चाहिए था अगर ये एक्सेलरेटेड है तो अगर एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है तो इसको एनर्जी एमिट करनी चाहिए थी। और हमारा जो मॉडल था न्यूक्लियर मॉडल, वो ये कहता था कि सेंटर में होगा न्यूक्लियस और इसके बाद सर्कुलर ऑर्बिट में हमारा इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा होगा। तो मान लो इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर काट रहा है कुछ इस तरीके से, इधर जाता है फिर इधर आता है और इस तरीके से घूम रहा है। तो एक्सेलरेटेड होने का मतलब क्या है? एक्सेलरेटेड होने का मतलब है चेंज होना चाहिए वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। और वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होते हैं हम जानते हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड यानी कि स्पीड कितनी है उसकी, और एक होता है उसका डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या है? तो इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहे थे उनका स्पीड तो सेम था कि स्पीड का मैग्नीट्यूड सब में सेम है, लेकिन डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, और क्योंकि डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है तो ये एक एक्सेलरेटेड है सिस्टम। और इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेलरेटेड है तो इसको एनर्जी एमिट करनी पड़ेगी, और अगर ये एनर्जी एमिट करने एनर्जी कम होने लगेगी तो इसका रेडियस धीरे धीरे कम होने लगेगा, और कम होते होते ये अल्टीमेटली न्यूक्लियस में आके धम से गिर जाना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है।